तो आज फिर से एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 12th केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा है रासायनिक बलगति की, और हम पिछले लेक्चर में अभी तक पढ़ चुके हैं अभिक्रिया की कोटि और कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं आई, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया। उनके हमने वेग स्थिरांकों के मात्रक वहाँ पढ़े थे और उनकी परिभाषाएं पढ़ी। आज के लेक्चर में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे सिलेबस में है शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक तथा अर्धायुकाल का व्यंजक। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। इन दोनों टॉपिक में से एक बोर्ड एग्जाम में 101% आता ही आता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के व्यंजक में क्या करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हमें पता ही है कि शून्य कोटि अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता की घात पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, उन्हें हम बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वेग स्थिरांक का मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट। तो मान लीजिए, माना कोई अभिक्रिया ए एरो उत्पाद है। बहुत ध्यान से देखना है इस व्यंजक को, क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल्स भी हैं एक्सरसाइज में। तो कोई अभिक्रिया मान लीजिए ए एरो उत्पाद है। इसके लिए अगर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, अगर हम इसके लिए वेग समीकरण माने वेग व्यंजक लिखें तो आएगा R = K e⁻0, माने जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है वो है। और अगर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसकी सांद्रता की घात कितना होनी चाहिए वेग व्यंजक में, 0, क्योंकि जो अभिक्रिया की दर है वो किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इस K का हमने व्यंजक लाना है। तो इस R को हम क्या कहते हैं, अगर अवकलन रूप में लिखें तो dA/dt। ये पता होगा। R को मैंने और इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि अभिक्रिया की दर क्या होती है। अभिकारकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन समय परिवर्तन के साथ वही होता था ना अभिक्रिया की दर। और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता में क्या होती है, कमी। तो ये इक्वल होगा K, पावर 0 है, वैल्यू 1 होगी। अब हम क्या काम करेंगे, जो एक जैसे पद है एक तरफ, तो ये dt इधर हो जाएगा -dA = K dt। इस माइनस को भी इधर ही शिफ्ट कर देते हैं। तो आपको दिख रहा है ये डी आ रहे हैं, माने अब क्या कर लेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर, इंटीग्रल करने पर। तो इंटीग्रल आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे होंगे, 11th क्लास में भी आपने ठीक से पढ़ लिया होगा, मैथ वाले स्टूडेंट को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये डी। अब देखिए, आपको ये भी पता होगा कि ये जैसे dt है तो t के विद रिस्पेक्ट हो रहा है, t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो t के पद ही अंदर रहेंगे, बाकी पदों को कहाँ लिखेंगे, इस समाकलन के चिन्ह से बाहर लिख देंगे। और जब हम समाकलन करेंगे तो फॉर्मूला होता है dA का कितना समाकलन हो जाएगा, a, माइनस के ऐसे ही dt का कितना समाकलन हो जाएगा, t। और जब समाकलन हो जाता है तो एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जाता है, c। इसे बोलते हैं समाकलन स्थिरांक। अब इस समाकलन स्थिरांक की वैल्यू लाई जाती है। तो वैल्यू लाने के लिए हम इसको मान लेते हैं, इस अभिक्रिया को, जब ये प्रारंभिक स्थिति में रही होगी, प्रारंभिक अवस्था में, तब क्या रहा होगा। प्रारंभिक अवस्था पर या प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था से मतलब है जब समय 0 रहा होगा। तो जब समय 0 रहा होगा तो ये जो इस समय शेष मात्रा है, ये उस समय क्या रही होगी, प्रारंभिक मात्रा। भाई जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है तो हमने जो अभिकारक की मात्रा ली है वही तो प्रारंभिक मात्रा होगी। ये तो तब है जब t समय हो गया है, तब अभिकारक की कितनी मात्रा शेष बची है। तो t 0 है तो जो इस समय शेष मात्रा है वो क्या रही होगी, प्रारंभिक मात्रा। और प्रारंभिक मात्रा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, a नोड से। ये वैल्यू, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये वैल्यू समीकरण 1 में लिख देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये देखो a की जगह कितना आ जाएगा, a नोड -k, और t की वैल्यू हमने कितना ली है, 0। c की वैल्यू आपने ला दी है, तो यहां से 0, तो c की वैल्यू कितना आ रही है, a नोड। तो अब ये c की वैल्यू किसमें लिख देंगे, समीकरण 1 में। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब आप समीकरण 1 में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इधर a है और ये -kt, और c की वैल्यू आई है a नोड। तो अब यहाँ से k की वैल्यू
आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इधर आकर माइनस ए माइनस ए नोड माइनस के टी, इस माइनस से इधर करेंगे तो ये ए नोड प्लस का और ये माइनस का, और अपॉन में टी आ जाएगा। तो फाइनली जो के का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/t, ये ब्रैकेट लगा लें आप, और ये ए नोड प्लस हो गया होगा और ये माइनस, माने ए नोड माइनस ए। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है या फॉर्मूला है। यहाँ पर जो ए नोड है वो अभिकारी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है, और जो ए है वो अभिकारी पदार्थ की टी समय बाद शेष मात्रा है। ये सीधे सीधे गए, ये शेष मात्रा है, ये प्रारंभिक मात्रा है। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो ए नोड की जगह आर नोड लिखा हुआ है और ए की जगह आर लिखा हुआ है। आर नोड मीन्स रिएक्टेंट होता है इंग्लिश में, इसलिए उन्होंने उसकी प्रारंभिक मात्रा को आर नोड और शेष मात्रा को आर लिखा है। तो बात यहाँ समझने की है, सिंबल हम कुछ भी लिख सकते हैं कि प्रारंभिक मात्रा ए नोड और शेष मात्रा ए, और टी कौन है, ये वो समय है जिसमें वो शेष मात्रा है उस अभिकारी पदार्थ की, और के क्या है उस अभिक्रिया के लिए क्या है, वेग स्थिरांक है। तो एक ये व्यंजक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का बहुत यूज होगा। इसके बाद जैसे ही वेग स्थिरांक का व्यंजक है, ऐसे ही हम शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु का व्यंजक लाएंगे। तो अर्धायु किसे कहते हैं, तो आपको पता ही लग रहा है हेडिंग से कि अर्धायु, अर्धायु माने आधी आयु, आधी आयु माने ऐसा समय जिसमें कोई अभिकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उसे हम बोलते हैं अर्धायु। जैसे ऐसे एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम कोई पदार्थ है और वो 5 साल बाद 5 ग्राम रह जाता है, तो वो जो 5 साल हैं, जो 5 वर्ष हैं, इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु कहलाएगा। और आपको देखो एग्जांपल से बताता हूँ, रेडियम होता है ना, रेडियो एक्टिव तत्व, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है रेडियम, जो स्वतः विघटित होता रहता है, रेडियो एक्टिवता की घटनाओं से पाई जाती है। तो रेडियम की जो अर्धायु है वो 1580 वर्ष है। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि मान लीजिए प्रकृति में 10 ग्राम रेडियम कहीं पड़ा है तो 1580 साल बाद वो 5 ग्राम रहेगा। तो रेडियम की जो अर्धायु है वो 1580 वर्ष होगी। अब आप समझिए कि इतने टाइम में आप कितनी बार जन्म ले लेंगे, अगर पुनर्जन्म संभव है तो कितनी बार जन्म ले लेंगे। तो इसलिए अर्धायु काल का मतलब होता है कि कोई अपनी प्रारंभिक मात्रा का जितने समय में आधा रह जाता है उसे हम बोलते हैं उसका अर्धायु काल, और प्रदर्शित किया जाता है अर्धायु को टी हाफ से। ये टी हाफ, सफिक्स में टी के हाफ लिख देते हैं। तो अर्धायु की बात करें तो आप यहां लिख देता हूं मैं अर्धायु के लिए व्यंजक, अर्ध हाफ लाइफ जिसे बोलेंगे, अर्धायु के लिए व्यंजक। तो जैसा मैंने अभी परिभाषा में बताया कि वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है। तो हमने अर्धायु का व्यंजक कर रहे हैं, तो समय जो है टी क्या हो गया है, टी हाफ हमने ले लिया है कि समय जो है टी हाफ कर लिया। तो जो शेष मात्रा है, शेष मात्रा को हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो कितना रह जाएगी, प्रारंभिक मात्रा की आधी। तो जैसे हम यहाँ समाकलन स्थिरांक की वैल्यू निकाल रहे थे प्रारंभिक अवस्था में, तो ऐसे ही हम वहाँ अर्धायु काल के लिए अर्धायु अवस्था मान ली, तो अर्धायु अवस्था में समय टी हाफ होगा और शेष मात्रा क्या होगी, प्रारंभिक मात्रा की आधी। तो ये सारे मान किस में रख लेंगे, इस वाले समीकरण में, इसको हम कह देते हैं समीकरण 2। ये मान समीकरण 2 में रखने, इससे क्या होगा देखो, तो के ही रहेगा। ये जो 1/t लिखा है इसको हम क्या कह पाएंगे, 1/t हाफ। यहां पर लिखा है ए नोड, तो प्रारंभिक मात्रा रहेगी, लेकिन जो शेष मात्रा है वो क्या हो जाएगी, प्रारंभिक मात्रा की आधी, माने ए की वैल्यू जो है वो ए नोड बाई 2। तो यहां से अगर आप देखें तो ये आ रहा है ए नोड में से ए नोड बाई 2 जाएगा, तो ए नोड बाई 2 हो जाएगा। या फिर ऐसे सोल्व कर लें कि इसका एलसीएम लेंगे आप, 2a नोड माइनस ए नोड, तो कितना हो जाएगा, ए नोड बाई 2। फाइनली कह सकते हैं टी हाफ अगर इधर कर लें, टी हाफ इक्वल होगा ए नोड अपॉन 2k, देखिए इधर आ गया, टी हाफ इधर आ गया। तो ये अर्धायु के लिए व्यंजक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का जो व्यंजक होता है, जो सूत्र होता है, वो प्रारंभिक मात्रा अपॉन 2k माने रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। जबकि जो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है वो ये है। तो आपको समझ आ ही गया होगा, इन दोनों ही फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल भी होंगे, तो ये हमको वैसे ही याद हो जाने हैं। जब बार बार हम न्यूमेरिकल में इनका यूज करेंगे तो हमको याद हो ही जाने हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक और अर्धायु व्यंजक पढ़ने के बाद
हमारे सिलेबस में है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक और उसकी अर्धायु का व्यंजक। तो अब हम प्रथम कोटि के लिए ये सब ज्ञात करने वाले हैं। तो देखो मैं आपको कंपेयरिंग करता रहूँगा शून्य कोटि अभिक्रिया के साथ, तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो यदि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया लिए हम कर रहे हैं तो हमने ऐसा मान लिया कि कोई अभिक्रिया ए अरो उत्पाद है। अगर ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो इसके लिए अगर हम वेग समीकरण लिखेंगे तो वो होना चाहिए आर बराबर के ए की पावर 1, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनकी दर, जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रता की एकल घात पर, या ये भी कह सकते हैं अगर दो अभिकारक है तो उनकी हाफ घात पर, माने कुल मिलाकर जो कोटि होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए, उनको हम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। जबकि पिछली बार क्या था? ए की पावर 0, इस बार क्या है? ए की पावर 1। तो अब क्या करेंगे आप? आर की वैल्यू क्या होती है? अवकलन रूप में dA/dt, और ये हो जाएगा के ए। तो एक जैसे पद एक साथ, तो इधर देखेंगे ए है और यहाँ ए के रेस्पेक्ट में मतलब डिफरेंशियल लिखा हुआ है, तो ए वाला पद इधर dA/A और dt उधर माइनस चिन्ह के साथ माइनस के dt। पिछली बार ए वाला पद नहीं आ रहा था, इस बार ए वाला पद है, तो फिर से समाकलन करते हैं, दोनों ओर समाकलन करने का, यानी आपने क्या कर देना है? फिर इंटीग्रल कर देना। तो ये हो गया है समाकलन। भाई जिसके सापेक्ष होता है उसके पद अंदर रहेंगे, यहाँ ए के सापेक्ष है इसलिए ए का पद अंदर है। इधर देखें टी के सापेक्ष है इस साइड, तो के को कहाँ लिखा जाएगा? समाकलन चिन्ह के बाहर, तो ये हो जाएगा के dt। तो ये समाकलन का फॉर्मूला आप जानते होंगे, dx/x क्या होता है? ln x log x ई बेस पर, और dt का तो t होता ही है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? ln a, ये फॉर्मूला होता है, आप अलग से समाकलन का फॉर्मूला ये पढ़ा होगा। dx/x क्या होता है? ln x, ये log है, इसको आप ln को ये भी लिख सकते हैं ना, log e बेस x, लोगरिथम का बेस क्या है? e। तो CBSE माने NCERT में उसको ln लिखा हुआ है इसलिए मैंने ln लिख दिया है, तो ln a, और इक्वल जाएंगे तो माइनस dt का इंटीग्रल क्या होता है? t, और जब इंटीग्रल हो जाता है, समाकलन हो जाता है, तो एक कांस्टेंट हम ऐड करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? c। अब ये जो समाकलन स्थिरांक है इसकी वैल्यू आपने लानी है, तो इसकी वैल्यू लाने के लिए आप क्या करेंगे? प्रारंभिक स्थिति मान लेंगे अभिक्रिया की। तो प्रारंभिक अवस्था में, जैसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया का हमने प्रारंभिक अवस्था में c निकाला था, ऐसे ही। तो प्रारंभिक अवस्था का मतलब है जब समय 0 होगा, अर्थात अभिक्रिया की कराने के लिए हमने अभिकारी पदार्थ टेस्ट ट्यूब में, परख नली में लिए ही होंगे, तो तब जो हमारी इस समय शेष मात्रा है, माने t समय पश्चात जो अभिकारी पदार्थ की शेष मात्रा बची है a, ये उस समय प्रारंभिक मात्रा रही होगी जब समय 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो a की वैल्यू है वो क्या रही होगी? a नोड। ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख लेंगे तो वहां से c आ जाएगा। ये मान समीकरण 1 में रखने का, उससे क्या होगा? ln a की वैल्यू कितना है? a नोड माइनस k, और t की वैल्यू कितना है? 0 c, तो ये पूरा 0, तो c की वैल्यू कितना हो गई? ln a नोड। अब ये c का मान किस में लिख लेंगे? समीकरण 1 में। c का मान समीकरण 1 में रखने का, तो आप देखेंगे ln a माइनस के टी, और c की वैल्यू हो गई है ln a नोड। यहाँ से अगर आप माइनस के टी, देखिए इसके अलग अलग फॉर्म आएंगे तो बड़े ध्यान से देखना। ln a नोड को इधर शिफ्ट किया तो ln a माइनस ln a नोड माइनस के टी। लोगरिथम की प्रॉपर्टी से ये इसके अपॉन माने ये इसको हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे, तो लोग की प्रॉपर्टी होती है ln a/a नोड, और ये है माइनस के टी। आपको पता है कि इस ln का बेस ही होता है, जो कि मैंने पहले बताया था कि ln x मीन्स log e बेस x। तो अगर हम इस ln को उस साइड शिफ्ट करें तो इसका जो बेस है उसकी पावर में ये सब चीज़ें आ जाती है, इस बेस की पावर में ये इधर वाला टर्म आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा a/a नोड, तो जो बेस है उसकी पावर में ये आएगी माइनस के टी।
यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें ए की, ये इधर मल्टीप्लाई में ए नोड और e की पावर माइनस के टी, तो ये एक रिलेशन तो ये है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जो है वो इस रिलेशन को दे देगा, ये नहीं कहते कि वही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, वो तो सीधे सीधे आपको पता है। कई बार क्या करते हैं कि वो कह देते हैं कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ये व्यंजक लिखा रहेगा कि इसको सिद्ध करना है आपको। इस प्रकार से यहाँ से ऐसे शिफ्ट किया है। अब इसी को एक दूसरे प्रकार से और लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को। मान लीजिए मैं इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दूँ, तो इसको हम कोई समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 2 मैं लिख रहा हूँ, मैं समीकरण 2 से दूसरे तरीके से इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो ये माइनस जब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माने आप कह सकते हैं कि ln a नोड माइनस ln a और kt। फिर इसको लोग की प्रॉपर्टी से क्या लिख लेंगे हम, ln a नोड अपॉन a kt। और फिर से अगर आप ln को उस साइड शिफ्ट करें तो इसका जो बेस है उसकी पावर में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, तो a नोड अपॉन a e की पावर kt, और यहाँ से a नोड की वैल्यू आ जाएगी a e की पावर kt। तो एक दूसरा रूट जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजक का जो संबंध है वो ये है। तो एक उसमें माइनस में आ रही है पावर या प्लस में आ रही है, यहाँ a इक्वल a नोड है, यहाँ a नोड इक्वल टू a है, माने वो माइनस में है, यहाँ प्लस में है। तो आप देखेंगे कि इसको आप इन दो तरीके से लिख सकते हैं, और भी इसको किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, तो ये तो समझ में आएगा। इसको रफ कर देता हूँ, इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, फिर से आप लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिख सकते हैं समीकरण 2 को हम, देखिए इस समीकरण से हम जो है k की अगर वैल्यू निकालें, k की वैल्यू निकालें स्पेशली, और t को इधर करें, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस से ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और अपॉन में t, तो फाइनली जो k आएगा वो आएगा 1/t। इस ब्रैकेट में ये प्लस हो गया है तो ln a नोड और माइनस ln a, एक फॉर्म ये हो गया। ठीक है भाई, वेग स्थिरांक जो है का एक व्यंजक ये हो गया, एक रूप ये हो गया। देखिए इसी को मैं एक फॉर्म में और लिख सकता हूँ ऐसे, k इक्वल टू 1/t, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से क्या लिखा जा सकता है इसको, ln a नोड अपॉन a अंश अपॉन हर, ये लिखा जा सकता है। तो एक फॉर्म ये हो गया। लेकिन ये जितने भी फॉर्म लिखे हैं ये सब यहाँ से मैंने समीकरण 2 से लिखे हैं, और ये सब प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अलग अलग व्यंजक के फॉर्म हैं, रूप हैं। अगर अब हम इससे आंकिक प्रश्न करना चाहते हैं, लॉग टेबल का यूज करना चाहते हैं, तो जो हमारा ln है वो लॉग 10 बेस होना चाहिए। तो ln की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 लॉग 10 बेस। इस वैल्यू को अगर हम इसमें लिखें तो ये हो जाएगा, देखो ln की जगह आएगा सब 2.303, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन t लॉग 10 बेस a नोड अपॉन a। ये एक ऐसा इसका रूप है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का ये संबंध व्यंजक, और ये ऐसा रूप है इसकी सहायता से आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज में बहुत से आंकिक प्रश्न सोल्व करने के लिए आएंगे विभिन्न प्रकार के, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। तो ये हम फाइनली कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ये है। तो वेग स्थिरांक का व्यंजक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण व्यंजक है जिसका आप ज़्यादा यूज होता है हमारे इस फॉर्मूले। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो जैसे हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक और अर्धायु का व्यंजक किया था, तो ऐसे हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक तो आ गया है, अब हम क्या करेंगे, अर्धायु का व्यंजक ज्ञात करें। तो चलिए बात करते हैं अर्धायु व्यंजक की। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा है कि अर्धायु वह समय है जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है। तो t इक्वल टू अगर हम t हाफ लिखें, माने समय जो है अब अर्धायु है, तो जो शेष मात्रा है वो क्या रही होगी, प्रारंभिक मात्रा की आधी। ये वैल्यू आप जो मैंने समीकरण 2 जिसको मैं बार बार लिख रहा हूँ या यहाँ पर लिख लें, यहाँ देखते हैं क्या होता है। इस समीकरण में लिख देते हैं समीकरण 3, ये है मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से आएगा ये k 2.303 अपॉन t है, तो t को क्या लिख रहे हैं हम, t हाफ,
log 10 बेस ए नोड ऐसे ही, और ए की जो वैल्यू है वो कितना है, ए नोड अपॉन 2। ए नोड से ए नोड कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ log 10 बेस 2। तो इस log 10 बेस 2 की वैल्यू कितना होती है, जो पिछली यूनिट में बात की थी, इनको आपको ध्यान रखना है, और मैंने log टेबल से रिलेटेड एक वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। 0.3010 इसकी वैल्यू होती है, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाता है k इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ, या टी हाफ इधर लिख लें तो ये हो जाएगा 0.6932 अपॉन टी। तो ये अर्धायु का व्यंजक है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, और ये वेग स्थिरांक का व्यंजक है। इन दोनों फॉर्मूलों का इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो वो जब हम एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे। ये प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजक और अर्धायु व्यंजक ज्ञात करने के बाद बात हम कर लेते हैं ये जो फॉर्मूले हमें मिले हैं उन पर आधारित आंकिक प्रश्नों की। तो ये न्यूमेरिकल से पहला न्यूमेरिकल है, कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा 0.6 मोल लीटर इनवर्स है। तो वैल्यू भी नोट करते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन को एक से ज़्यादा बार पढ़ें, और वहाँ पर जो आपको समझ आता है कि ये वैल्यू ये है उसको नोट करते जाएं। तो जो ए नोड है माने प्रारंभिक मात्रा को हम क्या कहते हैं, ए नोड। तो ए नोड हो गया 0.6 मोल लीटर इनवर्स। लिखा है 5 मिनट में यह मात्रा इतनी शेष रह जाती है, तो ये शेष मात्रा हो गई ए 0.4 मोल लीटर इनवर्स। और कितने टाइम में, ये टाइम हो गया टी इक्वल टू 5 मिनट। तो फिर बताना क्या है, तब इस मात्रा को 0.3 मोल लीटर इनवर्स शेष रह जाने में कितना समय लगेगा। तो अब बताइए आप कि अब फिर से एक शेष मात्रा और दी है आपको इतना, क्योंकि प्रारंभिक मात्रा तो वही काम करेगी जो है, लेकिन वो कह रहा है कि 5 मिनट में तो इतनी रह जाती है, तो 0.3 मोल लीटर इनवर्स शेष रह जाने में कितना समय लगेगा। तो मैंने आपको कितनी बार ये कहा है, देखिए एक शेष मात्रा, उसको हम थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं 0.3 मोल लीटर इनवर्स, इतना शेष रहने में कितना समय लगेगा। इस समय को मैं टी डैश बोल देता हूँ। तो अब आपको मैंने ये कहा था पहले भी कि जो वैल्यू आपको समझ आ रही है वो नोट कर लो। इसके बाद जो वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है, उसके लिए फॉर्मूला लिखो। अगर मैं इस टी डैश के लिए समय के लिए फॉर्मूला लिखूं तो समय के लिए फॉर्मूला तो यही आएगा ना, टी डैश इक्वल टू जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक कभी हमने फॉर्मूला से भी किया था, और प्रथम कोटि का क्यों लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो टी डैश इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 10 बेस ए नोड अपॉन के। तो आप इसमें देखेंगे टी डैश तो आपको ज्ञात ही करना है, के नहीं पता है, ए नोड यही काम करेगा क्योंकि वो तो प्रारंभिक मात्रा है ही, और ए ये काम करेगा क्योंकि इतना शेष रह जाने में कितना समय लगेगा। तो फाइनली आपको के नहीं पता है, तो के लाने के लिए ही तो ये वाला डाटा दिया है प्रथम स्थिति वाला। तो देखिए न्यूमेरिकल करने का बहुत सिंपल सा तरीका हुआ ना कि आप सबसे पहले जो वैल्यू आपको दी है वो नोट कर लें, और जो आपको ज्ञात करना है उसके लिए फॉर्मूला लिख लें। फिर देखिए उस फॉर्मूले में जो पता है उनकी वैल्यू तो लिख ही देंगे, जो नहीं पता है वो कैसे आएगा। तो इसका मतलब ये जो वेग स्थिरांक है वो हम इस जो हमें ये डाटा दिया है इससे नोट कर लेंगे, इससे ज्ञात करेंगे, और वेग स्थिरांक जो इससे आएगा वही वहां काम करेगा। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया तो वही है ना। और वेग स्थिरांक कब बदलता, क्योंकि वेग स्थिरांक तो वही रहेगा। वेग स्थिरांक अगर बदलता तो कब बदलता, जब वो इस अभिक्रिया में कहते हैं कि इस अभिक्रिया का ताप भी बढ़ाया जाना है, क्योंकि वेग स्थिरांक किस पर डिपेंड करता है, ताप पर। ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ता है। आपको मैंने वहां अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में बताया था, और ये भी कहा था कि जो वेग स्थिरांक है वो ताप के बिल्कुल एकदम प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर बढ़ता है। तो इस समय तो ताप बढ़ नहीं रहा, इसलिए जो यहाँ से वेग स्थिरांक आएगा वही वो वैल्यू वहाँ काम करेगी। तो चलिए अब इधर से करते हैं। के ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन इस बार टी है log 10 बेस ए नोड अपॉन ए। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 2.303, टी का मान कितना है 5, log 10 कोई सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिनट आया उधर भी आंसर मिनट में लिख देंगे। log 10 बेस ए नोड कितना हो गया 0.6, और ए हो गया आपका 0.4।
फाइनली के की वैल्यू हो जाएगी 2.303/5। देखिए पॉइंट कैंसिल। अब इसको आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं, log 10⁻6 माइनस, या सीधे ऐसे लिख लें, यहाँ से कट कर लें 2 से, 3/2 हो गया है, तो ये हो जाएगा log 10⁻3 माइनस log 10⁻2। log 10⁻3 की वैल्यू कितना होती है? 0.477। मैंने आपको कहा था ना log 2 log 3, ये वैल्यू आप याद कर लीजिए, फिर सारी वैल्यू आप फाइंड कर ही लेते हैं। तो ये होता है 0.477 माइनस, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इस सबको आप सोल्व कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन सबको आता ही है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए वैसे आप 4 अंक तक, दशमलव के 4 अंक तक कोई जरूरी नहीं कैलकुलेशन करें, दशमलव के 2 अंक तक ही कर सकते हैं। 0.47 एज्यूम करो, इसे 0.30, तो आपका कितना आ जाएगा 0.17। इस सबको फाइनली कैलकुलेट करके लगभग ये आता है 0.081 मिनट इनवर्स। क्यों आ रहा मिनट इनवर्स? क्योंकि आप देखेंगे के और इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है समय, तो ये मिनट है तो मिनट इनवर्स हो जाएगा 0.081 मिनट इनवर्स। और ये वैल्यू आप इस समीकरण में लिख लेंगे। इस समीकरण को मैं बोल देता हूँ 1। के का मान समीकरण 1 में रखने, और इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा टी डैश 2.303। के की वैल्यू कितना आई है 0.081। log 10⁻, ए नोट तो वही काम करेगा 0.6, लेकिन ए कौन काम करेगा अभी, क्योंकि शेष मात्रा इतनी रह जाने में कितना समय लगेगा, वही टी डैश ज्ञात कर रहे हैं। तो 0.3, पॉइंट कैंसिल, 3 दूना 6, तो ये आपको आएगा टी डैश इक्वल टू 2.303 0.081, और log 10⁻2 आया, और log 10⁻2 की वैल्यू मैंने अभी कितना बताई थी आपको 0.3010। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, यदि आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका 0.3 मोल लीटर इनवर्स रह जाने में, तो ये लगभग कैलकुलेशन करके आ रहा है 8.56 मिनट। तो चलिए देखते हैं, एक और बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया को 20% पूर्ण होने में 5 मिनट का समय लगता है। अब आप देखिए कि सांद्रताएं जो है प्रतिशत में दे दी है बस, और पूछा तब इस अभिक्रिया के 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो देखो सबसे पहले हम जो वैल्यू हमें समझ में आती है वो नोट करते हैं। तो ये 20% पूर्ण होने में लगा समय है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जब प्रतिशत में सांद्रताएं चल रही हैं तो हम अपनी प्रारंभिक मात्रा को भी प्रतिशत में मान लेते हैं। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी मान लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से 100%। तो प्रारंभिक मात्रा अभिक्रिया में अभिकारक की कितनी है 100%। वो कह रहा है कि 20% ये पूर्ण हो जाती है। तो 20% पूर्ण हो जाती है तो पूर्ण होने का नहीं मात्रा होती है, हमारे पास कौन सी मात्रा होती है शेष मात्रा, और शेष मात्रा को हम ए कहते हैं। तो शेष मात्रा कैसे आएगी 100 माइनस 20, क्योंकि 20 पूरा हो चुका है, तो बचा कितना है 80%। और ऐसा होने में कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट। ठीक, एक डाटा ये हुआ। तब वो पूछ रहे हैं आपसे दूसरी कंडीशन में कि इस अभिक्रिया के 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए प्रारंभिक मात्रा तो यही रही होगी 100% ही, तो जो शेष मात्रा होगी वो प्रारंभिक में से कितना माइनस कर लेंगे 60, तो 40%। अब कितना समय लगेगा टी डैश। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, वहां पर सांद्रताएं मोल लीटर इनवर्स में चल रही हैं कि भाई इतना टाइम में इतना रह जाता है, तो फिर बताइए इतना शेष रहने में कितना समय लगेगा। तो फिर से मैंने क्या कहा आपसे, जो वैल्यू समझ में आए वो नोट कर लें, और जो कैलकुलेट करना हो, जो ज्ञात करना होता है उसके लिए फॉर्मूला लिखें। तो आप तो इसके लिए फॉर्मूला लिखो, तो टी डैश इक्वल टू कितना होगा 2.303 अपॉन के log 10⁻A0/E। इस पे फिर से वही बात, देखें क्या क्या पता है। तो आपको ये पता है A नोट 100 है, A पता है 40 है, ये K नहीं पता है, तो इस K के लिए ही उन्होंने ये दिया। तो ये इन वाले मान से आप K निकालेंगे आप सबसे पहले, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो जब आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में लिखें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए।
प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, k इक्वल टू 2.303/t log 10 बेस a नोड अपॉन यहाँ आप देखें तो 2.303 t की वैल्यू 5 और log 10 बेस हो जाएगा a नोड को 100 और a क्या है 80। भाई परसेंट में है तो परसेंट अगर आप अपॉन 100 करेंगे तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखें तो ये 0 से कैंसिल, इसको 10 माइनस 80 करके लेना। log 10 बेस, इसको अलग अलग लिख लो, log 10 बेस 10 माइनस log 10 बेस 8। यहाँ से k की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि जो बेस होता है और जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अगर वो सेम हो तो वैल्यू कितना होती है 1। और 8 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये 3 सामने, वन माइनस जो पावर होती है लोग की प्रॉपर्टी से वो सामने आ जाएगी, तो 3 log 10 बेस 2 1 माइनस 3 log 10 बेस 2 की वैल्यू कितना होती है 0.3010। तो आपका जो k होगा 1 माइनस, अब अगर आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये 0309। तो 1 माइनस 0.9 ही समझिए, 0.1 लिख देते हैं समथिंग इसको, 2.303/5 इंटू 0.1। ये वैल्यू ऐसे रहने देते हैं और ये इसमें लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। k का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब आप k का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो t डैश कितना हो जाएगा आपका 2.303। देखो मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं की है इसकी क्योंकि यहाँ से कट हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अपॉन k की वैल्यू पूरा ऐसे ही लिखो 2.303, या चाहो आप तो 2.303 ऐसे बचाना है तो इस पॉइंट से यहाँ पर एक हम ऐसे लिख सकते हैं। तो k की वैल्यू फाइनली आप ये लिख सकते हैं 50, तो ये अपॉन 50। इधर चल रहा है log 10 बेस, a नोड कितना है 100 और a कितना है 40। ठीक, ये कैंसिल, ये 50 बिल्कुल ऊपर जाएगा, ये इससे कैंसिल, उसको ऐसे रहने दो, तो ये हो जाएगा log 10 बेस 10 माइनस log 10 बेस 4। तो t डैश हो जाएगा 50 ऐसे। ये जो बेस है और जो वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो सेम हो तो मान कितना हो गया 1 माइनस log 10 बेस 4, तो इसे हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, और नहीं तो सीधे 2 का स्क्वायर है तो 2 सामने आएगा 2 log 10 बेस 2, या log 4 की वैल्यू कितना होती है 0.6021, और अगर आप log 10 बेस 2 का स्क्वायर करके करेंगे तो 0.6020 हो जाएगा। तो उतना हमें लेना भी नहीं है, सीधा 1 माइनस 0.6 समझें, तो ये समथिंग आएगा 50 इंटू 0.4, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप तो कितना हो जाएगा ये 20 मिनट। तो आप ये समझिए कि कोई अभिक्रिया 20% पूर्ण होने में अगर 5 मिनट का समय ले रही है तो 60% पूर्ण होने में कितना समय ले रही है 20 मिनट। तो यहाँ हमने क्या किया है, जो वैल्यू आपको दी है वो नोट की है, और जो ज्ञात करना है उसके लिए फॉर्मूला लिखा है। उस फॉर्मूले में जो नहीं पता तो फिर वो कैसे आएगा, तो एक चक्र होता है करने का, तो बिल्कुल कोई रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना समझिए कि सिस्टम से कैसे आते हैं बातें, तो यही सिस्टम है। तो चलिए इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में 60 मिनट लगते हैं, तब अर्धायु ज्ञात कीजिए। तो अब आप सोचिए जो वैल्यू आपको दी है उनको लिखना है, तो 75% पूर्ण होने में 60 मिनट लग रहे हैं, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, परसेंटेज में चल रही है ना सांद्रता, तो 100%, और शेष मात्रा लिखें तो 75% पूर्ण हो रहा है, तो शेष कितना हो रहा है 100 माइनस 75 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25%, इतना शेष रह रहा है। और ऐसा होने में समय कितना लग रहा है 60 मिनट का। तो ये डाटा तो वही है। अब लेकिन आपको बताना है अर्धायु टी हाफ।
तो मैंने अभी क्या कहा कि जो ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला लिखो आप। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 0.6932 अपॉन के। तो अब हम इसमें देखें तो हमें के ज्ञात करना है, तो यहाँ से के आएगा फिर। तो अब आप देखेंगे कि के लाने के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो अभी हमने इससे पहले जो न्यूमेरिकल किए हैं तो सीधे फॉर्मूला होता ही है। तो के का फॉर्मूला क्या होता है सभी लिख लेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो के 2.303 अपॉन टी log 10 बेस ए नोड अपॉन ए। तो यहाँ से के ज्ञात अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी log 10 बेस। ए नोड हमारा कितना है 100 और ए कितना है 25, तो इससे 4 टाइम्स कट जाएगा। तो ये फाइनली आ जाएगा के इक्वल टू 2.303। देखिए 4 है मैंने log 10 बेस 4 है, log 10 बेस 4 की वैल्यू अभी मैंने कितना बताई 0.602। अच्छा एक टी तो है हमारे पास, ये टी की वैल्यू तो है ना 60 मिनट। तो यहाँ से जो के आएगा तो के की वैल्यू इतना ही रहने देते हैं अभी, क्योंकि हमने तो फाइनली कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। तो इस फॉर्मूले में आप ये वैल्यू लिख लेंगे, इसलिए टी हाफ। तो इस ये के का मान इसमें लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.6932 अपॉन के की वैल्यू है 2.303 अपॉन 60 और इनटू में है ये 0.602। तो टी हाफ हो जाएगा, ये बिल्कुल ऊपर और नीचे। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उतने मिनट इसकी अर्धायु हो जाएगी। तो इजी है, कैलकुलेशन तो सब जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं एक वीडियो कैलकुलेशन के ऊपर ही बना दूंगा, वरना आप 12th क्लास में तो इतना तो कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए। तो देखिए इस टॉपिक पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है वो 5 वर्स इनवर्स है। इस बार आपको वेग स्थिरांक पहले से पता है, ठीक है, इसको हम बहुत ज्ञात कर रहे थे वेग स्थिरांक को, इस बार आपको पहले से पता है। तब अर्धायु ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूलों पर आधारित है। टी हाफ का फॉर्मूला प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है अपॉन के। तो इस टी हाफ से सीधे आपको दिख रहा होगा 0.6932 अपॉन के है 5। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उतना अर्धायु आपका आ जाए। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये आपको 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। निम्नलिखित वेग स्थिरांकों के मान से अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो एक तो हम अभिक्रिया की कोटि वेग समीकरण से बताते हैं, क्योंकि वेग समीकरण में क्या लिखा होता है अभिकारक की सांद्रता की घातें, उनको जोड़ लेते हैं कोटि बता देते हैं। लेकिन इस बार आपको वेग स्थिरांकों के मान दिए हैं तब कोटि बतानी है। तो वेग स्थिरांकों के मान से कुछ नहीं होता, वेग स्थिरांकों के जो मात्रक होते हैं उनसे पता चलता है कोटि का। तो आपको मैंने इससे पहले वीडियो में ये बताया था कि किस कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। तो ये वेग स्थिरांक के मात्रक आपको पता होना चाहिए किस कोटि का है, उससे आप कोटि डिसाइड कर सकते हैं। तो ये द्वितीय कोटि का होता है, इसी के आगे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है लीटर मोल इनवर्स मिनट इनवर्स। आप इसको देखो, ये भी यही लिखा है, देखो मोल इनवर्स लीटर वो मिनट इनवर्स है, सेकंड इनवर्स है, टाइम ही तो है, तो ये भी द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। इसको देखेंगे, देखिए ये ATM-2 क्यों आ गया है, क्योंकि इस बार क्या रहा होगा जो अभिकारक हैं उनकी वो गैसेस अवस्था में रहेंगे, गैसीय अवस्था में, तो उनकी सांद्रता को आंशिक दाब के रूप में व्यक्त किया गया होगा। तो आंशिक दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब। तो ये कुल मिलाकर आप समझिए मोल लीटर इनवर्स के जैसा है और पावर -2 सेकंड इनवर्स। तो ये मात्रक होता था तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो ये आपको वेग स्थिरांकों के मात्रक याद होने चाहिए। सेकंड इनवर्स किसका होता था प्रथम कोटि, ये प्रथम कोटि है। और मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स किसका होता था शून्य कोटि अभिक्रिया का होता। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप वेग स्थिरांक की वो जो मात्रक होता है उसको देखकर कोटि बता सकते हैं कि किस कोटि की अभिक्रिया है। तो समझ आ ही रहा होगा आप सबको। तो इस लेक्चर में एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आए हैं पिछले कई वर्षों में। तो आप देखेंगे क्या है, इस अभिक्रिया के लिए जो है वेग समीकरण आपको दिया, कोई अभिक्रिया है उसके लिए वेग समीकरण दिया हुआ है।
तब आपको अभिक्रिया के वेग में किस प्रकार का परिवर्तन होगा ये बताना है, और अलग अलग 3 कंडीशन आपको दी है। तो पहली कंडीशन है जब NO की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, माने जो वेग समीकरण में नाइट्रिक ऑक्साइड आपको दिख रहा है इसकी मात्रा को दोगुना कर दिया जाए, तब वेग किस प्रकार प्रभावित होगा। एक बार लिखा है जब Br2 की सांद्रता आधी कर दी जाए, माने ब्रोमीन को आधा कर दें उसकी मात्रा को, और एक बार नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रोमीन दोनों की सांद्रता को दोगुना कर दें। तो हम पहले पार्ट की बात करते हैं। तो पहली स्थिति में जो अभिक्रिया की दर है वो हम यहाँ से लिख ले रहे हैं, R बराबर K NO का स्क्वायर और Br2 जो कि हमें दिया है। तो हम पहले पार्ट के लिए जो पहली बार हमारा जो वेग है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं जब NO की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, तो यहाँ लिखेंगे जब NO की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, तब हम ऐसा मान लेते हैं कि जो अभिक्रिया की दर है वो कितना हो जाती है R डैश के। तो वेग स्थान तो वही रहेगा क्योंकि वेग स्थान किससे बदलेगा, ताप से। ताप का तो यहाँ कोई जिक्र है नहीं। तो NO की सांद्रता दोगुनी करनी है तो NO का हम कितना कर देंगे 2NO स्क्वायर Br2 ऐसे ही, क्योंकि इसकी सांद्रता को कुछ नहीं किया होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान सकते हैं कि NO की सांद्रता x है, Br2 की y है, और फिर 2x करके कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे ऐसे करें। ये इक्वेशन नंबर 1, इसको सोल्व कर लो। R डैश कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 2 के वर्ग से 4 आएगा, बाहर लिख देंगे 4K NO स्क्वायर Br2, इसको लिख देंगे हम समीकरण 2। तो आपको नया वाला वेग बताना है किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। तो समीकरण 1 और 2 को आपस में कर लेंगे भाग, समीकरण 1 भागा समीकरण 2। तो ये हो जाएगा R अपॉन R डैश, ये आएगा ऊपर से K NO का स्क्वायर Br2, और ये हो जाएगा 4K NO का स्क्वायर Br2। ये पूरा कट, ये सब कट, तो ये आ रहा है आपका यहाँ से R अपॉन R डैश इक्वल टू 1/4। तो नया वाला अगर हम दर निकालें तो ये इस टाइप से क्रॉस, तो ये हो जाएगा 4R। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो नया वेग है या जो अभिक्रिया की नई दर है वो पहली दर की कितनी हो जाएगी 4 गुनी। तो यहाँ नीचे लिख देंगे कि NO की सांद्रता 2 गुनी कर देने पर अभिक्रिया की नई दर पुरानी दर की कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। तो ये समझ आ रहा होगा। देखिए सेकंड पार्ट में देखें, जब Br2 की सांद्रता आधी कर दी जाए तो ये तो ऐसे ही रहेगा पहली स्थिति। तो बस यहाँ आपने क्या लिखना है, जब देखो इसी में चेंज कर रहा हूँ तो आपको ऐसे इजीली समझ में भी आएगा। जब Br2 की सांद्रता आधी कर दी जाए तब क्या होगा, देखिए R डैश कि NO तो फिर वैसे का वैसे ही है, Br2 को आप क्या लिख लेंगे 1/2 Br2। तो यहाँ से ये सोल्व करके आ रहा होगा 1/2, ठीक। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा होगा, ये 1/2। ये सब ऐसे ही, ये सब कट हो रहा है तो इस बार क्या हो रहा है, 2 बिल्कुल ऊपर जाएगा, माने ये ऐसे आ रहा होगा। अब इसका क्रॉस करें तो R डैश हो जाएगा R अपॉन 2, R डैश इधर, ये 2 इधर। तो क्या हो रहा है, ये नई दर जो है पहली दर की कितना हो जा रही है, आधी हो जा रही है। अगर हम Br2 की सांद्रता को आधा करें तो जो नई दर है वो पहली दर की आधी हो जाएगी। थर्ड पार्ट में क्या है, अब उसने NO और Br2 दोनों की सांद्रता दोगुनी कर दी है। तब आप देखिए जब NO व Br2 माने दोनों को दोगुना कर दिया है, तो पहली स्थिति तो यही रहेगी जो हमें दिया है अभिक्रिया का वेग। दूसरी स्थिति में NO की जगह 2NO और Br2 की जगह भी 2Br2। तो यहाँ से 2 के वर्ग से आएगा 4 और 1 2 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 8, बाकी ऐसे ही। तो फिर ये कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ये सब कैंसिल, तो ये आएगा 1/8। तो यहाँ से R डैश कितना हो जाएगा 8R। तो हम कह सकते हैं कि यदि दोनों अभिकारकों की सांद्रता दोगुनी कर रहे हैं तो नई दर क्या हो जा रही है, पुरानी दर की, पुराने वेग की 8 गुनी हो जा रही है। तो ये सब लिखे हैं। तो आज के लेक्चर में आपको मैंने जो न्यूमेरिकल्स बताए हैं वो किस पर बताए हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजक और अर्धायु काल पर जो हमारे फॉर्मूले आए हैं उस पर हमने ये आंकिक प्रश्न सोल्व किए हैं। ये जो कोटि बताने के थे या ये अभिक्रिया का दर कैसे परिवर्तित हो जाएगा, ये पिछले लेक्चर से थे, तो ये मैंने आपको अब करा दिए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ये आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है,
क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 से 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ये समझ लीजिए आपको। तो इसको रिवाइज करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात होगी, जैसे आर्यनीय समीकरण है, ताप की निर्भरता कैसे वेग स्थान के साथ होती है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं।